नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और आज मैं आपके पास लेकर के आया हूं एक नया वीडियो परिवहन तंत्र का, है ना। परिसंचरण तंत्र, परिवहन तंत्र, और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वीडियो है ये आपको 10th क्लास में तो काम देगा ही, साथ में आपको आगे कंपटीशन क्लास में भी काम देगा, है ना। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो कि आपको 10th क्लास में फोकस आपको करना ही है, साथ में आगे आपको कंपटीशन में भी काम देगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र क्या है तो देखिए, उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों का कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया पदार्थ का परिवहन कहलाती है। ये जो डिफिनेशन है, चलिए इसको हम लोग शॉर्टकट में समझते हैं। होता क्या है कि जब आप भोजन कर लेते हैं तो छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। वहां से ब्लड जो है वह ग्लूकोज को लेकर शरीर के विभिन्न हिस्सों में जहां पे उसकी जरूरत है, मतलब कोशिकाओं तक। हम जानते हैं कि हर एक कोशिकाओं को जो है वह ऑक्सीजन चाहिए होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है, साथ में जो है और भी सारे चीजें, मॉलिक्यूल्स जो है पाए जा, मतलब उसको चाहिए होता है। लेकिन उसके साथ CO2 को निकालना और फेफड़े तक पहुंचाना, उसके अंदर जो है ब्लड के अंदर अमोनिया है, ये सारी चीजों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। यही सब परिवहन कहलाता है। परिवहन बहुत जरूरी है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई शहर है, उस शहर में अगर बाहर से दूसरे शहरों से अगर चीजें नहीं आती जाती हैं तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है ना। परिवहन होता है तभी, जो देखिए हम लोग पानी भी जो है वो हम लोग जमीन से निकालते हैं और उसको उपयोग करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का परिवहन हो गया, है ना। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, तो हमारे शरीर में भी बहुत चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यह पूरा परिवहन तंत्र कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। जंतुओं में परिवहन, जंतुओं में परिवहन क्या होता है तो जंतुओं में विभिन्न पोषक पदार्थ, गैस, हार्मोन्स एवं उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन के लिए एक अंग समूह पाया जाता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। परिसंचरण तंत्र यह कहा जाता है जिसमें पदार्थ, गैस, हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थ जो भी हैं, तो वो सारी चीजें जो है वह ट्रैवल करता है। तो इसके लिए एक अंग समूह पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। आगे चलते हैं। देखिए, परिसंचरण तंत्र का खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने किया। किसने किया? विलियम हार्वे ने किया। आगे हम लोग देखते हैं ब्लड, रक्त के बारे में, है ना। रक्त क्या है तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है। और यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन को पहुंचाता है, तापमान नियंत्रण करता है, अपशिष्ट पदार्थों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है और इत्यादि कार्य भी करता है। देखिए, ब्लड बहुत ही जरूरी है किसी के लिए भी। जब किसी का भी एक्सीडेंट हो, जब भी किसी का एक्सीडेंट हो, ऐसे तो ना हो, भगवान करे कभी एक्सीडेंट ना हो किसी का, लेकिन जब भी एक्सीडेंट होता है किसी का, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि तुरंत बोला जाता है कि उसको ब्लड को रोकिए, क्योंकि ब्लड जो है वही ऑक्सीजन को ढोता है। और अगर ऑक्सीजन दिमाग के पास नहीं पहुंचता है, जो कि पूरे जो हमारा ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, 20% ऑक्सीजन अकेले दिमाग को चाहिए होता है ना। तो अगर दिमाग के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो यह काम करना बंद कर देता है और उसके साथ सारे अंग भी काम करना बंद कर देते हैं, जिसके बाद व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम लोग ऑक्सीजन जो है ब्लड को वेस्ट ना होने दें, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति दिमाग में और सभी अंगों में होती रहे। आगे चलते हैं हम लोग। तो ब्लड बहुत ही जरूरी है। चलिए, रक्त के प्रमुख घटक, रक्त में क्या क्या पाया जाता है? देखिए, प्लाज्मा, रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स पाया जाता है, WBC पाया जाता है और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। चलिए इन सभी का कार्य देखते हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है
देखिए रक्त में 55% प्लाज्मा पाया जाता है। कितना प्रतिशत? 55% प्लाज्मा पाया जाता है, जिसमें 90% जल, कितना? 90% जल पाया जाता है। बाकी 10% प्रोटीन, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ होता है। और यह पचा हुआ भोजन इसी की मदद से कोशिकाओं तक पहुंचता है, ग्लूकोज ये सब। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन के कारण रक्त थक्का जमता है। फाइब्रोनोजिन प्रोटीन जो होता है उसी के कारण रक्त थक्का जमता है। चलिए आगे चलते हैं। आरबीसी, आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल, है ना। रेड ब्लड सेल में केंद्रक, आरएनए, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण रक्त लाल होता है। रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोग कर ऑक्सीजन के वाहक भी बनते हैं, है ना। और CO2 को कोशिकाओं से फेफड़े तक भी लाते हैं, है ना। ये बताइए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 महीने, है ना। 3 से 4 महीने, 120 दिन के लगभग इसका उम्र माना जाता है। आगे चलते हैं। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या है? देखिए डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, इनका आकार अनियमित होता है। ये ऐसे 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 कुछ भी पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे, है ना। और इसका आकार अनियमित होता है। इनकी आयु 12 से 20 दिन ही होती है, मतलब फिर नए बनते रहते हैं। और यह संक्रमण और रोगाणुओं से लड़ता है। यह फॉरेन बॉडी जो होता है उससे लड़ने का काम करता है। प्लेटलेटस चोट लगने पर रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। प्लेटलेटस क्या करता है? कहीं चोट लग गया, खून बह रहा है, तो उसको थक्का जमाने में मदद करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्लाज्मा है 55% पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेटस यहाँ पे है। और ये जो रेड ब्लड सेल ये सब है 45% ये सब पाया जाता है। चलिए आगे। प्लाज्मा 55%, जिसमें पानी 90% होता है। 90 से 92 प्रोटीन होता है, पोषक तत्व होते हैं, हार्मोन होता है, सॉल्यूट्स होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी, ये ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। आगे चलते हैं। तो सफेद रक्त कोशिकाएं, इनका आकार ऐसा होता है। ये प्रतिरक्षा, इम्यून सिस्टम करती हैं, संक्रमण से लड़ना इत्यादि। प्लेटलेटस, ये रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, घाव को भरता है। चलिए आगे चलते हैं। परिसंचरण तंत्र, देखिए खुला परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के, खुला परिसंचरण तंत्र और एक बंद परिसंचरण तंत्र। समझते हैं इसको। इसमें रक्त बिना वाहिनियों के परिवहन द्वारा होता है, मतलब इसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती। किसमें? खुला परिसंचरण तंत्र में। यह नलिका विहीन होती है, जैसे झींगा। झींगा के अंदर कोई भी नस नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ इसमें ब्लड भरा होता है ना। चलिए बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो बंद परिसंचरण तंत्र, इसे रक्त का परिवहन इसमें रक्त का परिवहन वाहिनियों के द्वारा होता है ना। इसमें जो नस होते हैं, जो कैपिलरीज होते हैं, उसमें इसमें ब्लड बहता है, जैसे मनुष्य, जानवर। चलिए रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? चल समझते हैं इसको। देखिए ब्लड वेसल्स में होती हैं धमनियां, शिराएं और केशिका, है ना। तीनों को जान लेते हैं। धमनी, धमनी क्या होता है? आर्टरीज, ऐसी रक्तवाहिनियां जो ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेकर जाती हैं, धमनी कहलाती है। इसमें क्या होता है? जो शुद्ध रक्त होता है उसको धमनी विभिन्न अंगों तक लेकर जाती है। इनका रंग लाल होता है। इनका रंग कैसा होता है? लाल। और इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देना है कि फुफ्फुस धमनी, जो फुफ्फुस धमनी है, देखिए यहाँ फुफ्फुस धमनी अपवाद है जो हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक लेकर जाती है ना। फुफ्फुस जो सीरा है, सॉरी, धमनी, तो धमनी जो है वह शुद्ध रक्त को ढोता है, लेकिन एक फुफ्फुस धमनी अपवाद है जो अशुद्ध रक्त को फेफड़ा तक लेकर के जाता है। चलिए महाधमनी समझते हैं। तो महाधमनी ऑर्टा सबसे बड़ी धमनी होती है जो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर में छोटी छोटी धमनियों के माध्यम से पहुंचाने का काम करती है। आगे वेन्स, शिराएं। वेन्स क्या होती हैं समझेंगे। ऐसी रक्त वाहिनियां जो शरीर के विभिन्न अंगों से
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त को हृदय तक लेकर आती हैं, शिराएं कहलाती हैं। इनका रंग नीला होता है। इनका रंग कैसा होता है? हल्का नीला होता है। और ये जो है विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड मैंने उसको अशुद्ध रक्त भी कहते हैं, उसको हृदय तक लेकर के आती हैं, शिराएं कहलाती हैं। और हृदय से फिर फेफड़ा तक, फेफड़ा में फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर हृदय में, और फिर हृदय से पूरे शरीर में। चलिए, फुफ्फुस शिराएं अपवाद हैं जो क्या करती हैं कि ऑक्सीजन युक्त अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है इसमें, या फेफड़ों से शुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का काम करती है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करते रहिए कॉपी में। चलिए, केशिकाएं क्या होती हैं? कैपिलरीज। ये बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो कि धमनियों को शिराओं से जोड़ती हैं। किसको? धमनी को शिराओं से जोड़ती है। रक्त एवं ऊतकों में विभिन्न पदार्थ जैसे भोजन, O2, CO2 आदि का विसरण द्वारा आदान प्रदान इन्हीं रुधिर केशिकाओं के द्वारा होता है। केशिकाओं के द्वारा ही होती है। बहुत ही महीन रुधिर वाहिनियां होती हैं, और इसमें जो होती हैं, यह धमनी को शिरा से जोड़ता है, और इसी के कारण जो है भोजन, O2, CO2 आदि इत्यादि का परिवहन संभव हो पाता है। आगे हम लोग देखते हैं ह्यूमन हार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, हृदय का आकार शंक्वाकार होता है। पूछेगा हृदय का आकार कैसा होता है? शंकु के आकार का होता है, जो कि पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। देखिए, हृदय जो होता है वह फेफड़ा के बीच में होता है, और हल्का सा बाईं ओर झुका रहता है, जिसके कारण इसको धड़कन जो है बाईं ओर सुनाई देता है ज्यादा। और यह जो है अनैच्छिक पेशियों का बना होता है। इस पे मनुष्यों का इच्छा नहीं चलता है। इस पे किसी का इच्छा नहीं चलता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई खुद से इच्छा से धड़कन को कम या ज्यादा करे, नहीं। ये सब अनैच्छिक होता है, ये खुद से शरीर में चलता रहता है। और एक दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। और इन झिल्लियों के बीच में पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है, जो कि हृदय को बाहरी आघात तथा घर्षण से बचाता है। घर्षण कहने का मतलब जब आप दौड़ते हैं या कूदते हैं तो घर्षण होता है, उससे यह रक्षा करने का काम करता है। मनुष्य का हृदय का औसत वजन 230 से 280 ग्राम होता है। चलिए, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठक का होता है? जल्दी बताइए। तो मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। कितना? 4 कोष्ठीय, जिसमें 2 अलिंद एवं 2 निलय पाया जाता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए, मानव हृदय संरचना और कार्य, है ना। हृदय के मुख्य भाग अलिंद, निलय, वाल्व, रक्त वाहिकाएं, है ना। देखिए, ये महाशिरा है। क्या है? महाशिरा। ये फुफ्फुस शिरा, दायां अलिंद, ट्राइकस ट्राइकस्पिड वाल्व, दायां निलय, महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिराएं, बायां अलिंद, माइट्रल वाल्व, एओर्टिक वाल्व, और बायां निलय। हृदय का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति, अपशिष्ट पदार्थों को हटाना, रक्तचाप बनाए रखना। स्वस्थ आहार, व्यायाम, तनाव प्रबंधन और धूम्रपान निषेध से हम लोग हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए कैसे ट्रेवल होता है, समझते हैं इसको अच्छे से, है ना। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त, कहने का मतलब जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए, महाशिरा, सुपीरियर वेना कावा और ये इंफीरियर वेना कावा, ये शरीर के ऊपरी भाग से, ये शरीर के ऊपरी भाग से जो है यह अशुद्ध रक्त को लाता है, और यह शरीर के निचली भाग से अशुद्ध रक्त को लाने का काम करता है ना। देखिए, इसमें क्या होता है कि महाशिरा, महाशिरा जो है वह अशुद्ध रक्त को लाया दायां अलिंद में। कहाँ लाया? दायां अलिंद में। एकदम अच्छे से समझिए, ज्यादा भारी नहीं है, भारी है ही नहीं। यह अशुद्ध रक्त को लाया, है ना, दायां अलिंद में। दायां अलिंद से ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे है। यहाँ एक ही दिशा में बहता है रक्त, इसको ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ चला जाए, नहीं। अगर वॉल्व खराब हो जाता है तो चला जाता है, जो हृदय रोग हो जाता है ना। तो यहाँ से दायां अलिंद से दायां निलय में गया, है ना। दायां निलय से पाल्मोनरी वाल्व, पाल्मोनरी वाल्व है,
यहाँ पे चला जाता है और यहाँ से जो है फुफ्फुस धमनी में चला जाता है। ये देखिए यहाँ, यहाँ से फेफड़ा में चला जाता है। अब फेफड़े से क्या होता है, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है। फिर फुफ्फुस शिरा में आता है। फुफ्फुस शिरा ये वाला है फुफ्फुस शिरा, ये फुफ्फुस शिरा है और ये भी है फुफ्फुस शिरा। तो इसमें आता है और इसमें आता है, ठीक है। और यहाँ से बायां अलिंद में आता है। कहाँ, बायां अलिंद, यहाँ पे आता है। इसको मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। देखिए ये जो है, दूसरा कलर कर लेते हैं, हरा, है ना। इसमें बायां अलिंद में आता है, ठीक है। ब्लड कहाँ गया, यहाँ बायां अलिंद में। बायां अलिंद से माइट्रल वॉल्व यहाँ, और यहाँ से बायां निलय में, और बायां निलय से एओर्टिक वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व यहाँ पे है, यहाँ। और यहाँ के बाद ये जो है महाधमनी में चला जाता है यहाँ, और यहाँ से पूरे शरीर में, ठीक है। आपको समझ में आया? फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले महाशिरा और नीचे इंफेरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आ गया। यहाँ से दायां लिंग में आया, दायां लिंग से दायां निलय में आया, और यहाँ पर से जो है यह संकुचन करके और भेज देगा यहाँ से, कहाँ, फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा के अंदर, ठीक है। फेफड़ा के अंदर चला गया और फेफड़ा में जा करके और ऑक्सीजन ले लिया। उसके बाद आया फुफ्फुस शिरा के द्वारा अंदर, है ना, कहाँ, बायां अलिंद में। यहाँ से आया यहाँ बायां निलय में, बायां निलय से यहाँ से होते हुए महाधमनी के द्वारा फिर से पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त ब्लड चला गया। चलिए आपको समझ में आ गया होगा इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दायां लिंद, मैंने दायां लिंद आपको समझा दिया कि इसमें सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से अनऑक्सीकृत रुधिर आता है। इससे ट्राइकस्पिड वाल्व से यह दायां निलय में एक दिशीय रक्त को भेजता है। दायां लिंद कौन सा है, ये वाला है दायां लिंद। तो यहाँ पर से सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से आ गया ब्लड, और ट्राइकस्पिड वाल्व से कहाँ चला गया, दायां निलय में। आगे चलते हैं। दायां निलय, इससे फुफ्फुस धमनी निकलकर फेफड़े में पहुंचती है। इसमें CO2 होता है जो फेफड़े से शरीर में बाहर निकल जाती है। इसमें CO2 होता है, फेफड़े से निकल गया CO2 और उसमें से ऑक्सीजन आ गया। अब इसमें फुफ्फुस शिरा होता है, किसमें, बायां अलिंद देखते हैं, लेफ्ट ऑरिकल। इसमें फुफ्फुस शिरा पल्मोनरी वेन के द्वारा फेफड़ों से ऑक्सीकृत रुधिर आता है और बायां अलिंद बाएं निलय में अलिंद निलय छिद्र द्वारा खुलता है। यह मिट्रल वाल्व द्वारा ढका होता है जो रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकता है। फिर से यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो ऑक्सीकृत ब्लड आया यहाँ से, ध्यान से देखिए, ऑक्सीकृत ब्लड आया यहाँ से और यहाँ से, तो यह आ गया बायां लिंद में, बायां लिंद से बाएं निलय में। और ये वाला जो है, यह वॉल्व जो है, यह ब्लड को सिर्फ एक दिशा में भेजता है। ये नहीं कि यहाँ से ऊपर नहीं जाता है, ऊपर से नीचे आता है। चलिए हम लोग देखिए, जो विपरीत प्रवाह को रोकता है। अब बायां निलय, इससे बड़ी रुधिर नलिका निकलती है जिसे महाधमनी कहते हैं। ये शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीकृत रुधिर प्रवाहित करता है और यही क्रिया चलते रहता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हृदय का धड़कन। तो हृदय का धड़कन का अर्थ है कि संकुचन, सिस्टोलिक और अनुशिथिलन, डिएस्टोल की क्रिया होती रहती है। एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य का रक्तदाब 120 mm से 120 mm बाई 80 mm होता है। रक्तचाप की माप स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा होता है ना। थोड़ा सा मैं पौधों के बारे में बता दूं, तो पौधों में जो परिवहन होता है, तो जाइलम होता है, जाइलम जो जल को ढोने का काम करता है, और फ्लोएम उत्तक होता है जो कि क्या करता है कि यह भोजन को ढोने का काम करता है ना, ग्लूकोज ये सब को ढोने का काम करता है, मिनरल्स को ढोने का काम करता है। तो ये हो गया। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।